Hello friends, welcome to Divika's Biology. Today we start chapter number 13, photosynthesis in higher plants. So photosynthesis. Photosynthesis is a physiochemical process by which green plants use light energy to drive the synthesis of organic compounds, and it is an enzyme regulated anabolic process. फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। ये रिएक्शन एंजाइम रेगुलेटेड है और ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक जब किसी रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है, कोई चीज सिंथेसाइज होती है, देन दिस रिएक्शन नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शन। जब उस रिएक्शन में ब्रेकडाउन होता है, the reaction known as catabolic reaction. CO2 6 molecule of CO2 plus 12 molecule of water in the presence of light form glucose, and 6 molecule of water and 6 molecule of oxygen. Photosynthesis is the basis of life on earth because it is a primary source of all food on earth and it is responsible for releasing the O2 in the atmosphere. फोटोसिंथेसिस लाइफ का बेसिस है अर्थ पर क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है फूड का और एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2। क्लोरोफिल साइट है फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स and only in the presence of light. Early experiments. In early experiments, we saw these four experiments. Joseph Priestley in 1770, Julius von Sack 1854, T.W. Engelmann 1843 to 1909, Cornelius van Niel 1897 to 1985. So सबसे पहले है जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एयर कितनी इसेंशियल है। इस एक्सपेरिमेंट में एक माउस लिया जिसे हमने रखा किसमें, एक जार में। एक जार लिया, उसके अंदर एक माउस रखा और एक जलती हुई कैंडल को रख दिया। कुछ टाइम बाद हमने देखा माउस विल डाई एंड कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। फिर हमने उसी सेम जार में एक मिंट का प्लांट रख दिया और फिर हमने थोड़ी देर बाद देखा कि रैट भी सरवाइव कर रहा था, जिंदा था और कैंडल भी जल रही थी। A mouse kept in a closed space could get suffocated and die, but if a mint plant is kept in a bell jar, माउस क्या था, डाई हो गया था। लेकिन जैसे ही हमने मिंट प्लांट को रखा जार में, neither candle will extinguish nor will the mouse die। ना ही कैंडल बुझी मिंट प्लांट को रखने से और ना ही माउस क्या हुआ, डेड। He concluded that foul air produced by animal is converted into pure air by the plant। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूडेड किया गया कि जो एनिमल फाउल एयर प्रोड्यूस कर रहे थे तो प्लांट ने उस एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट कर दिया। प्रिस्ले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन गैस इन 1774। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका है, जूलियस वॉन सैक in 1854. He shows that green part of a plant produced glucose which is stored as a starch। इन साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो ग्रीन प्लांट है वो ग्लूकोज बनाते हैं जो कि प्लांट में एज अ स्टार्च स्टोर होता है। स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का स्टार्च सबसे पहला विजिबल प्रोडक्ट है। Third experiment done by T.W. Engelmann 1843 to 1909. He used prism to split light into a component
इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म को लिया और लाइट को स्प्लिट कर दिया. देन ही illuminated a cladophora and algae placed in a suspension of aerobic bacteria. अब इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, एक एल्गी को. बेसिकली क्या किया, इन्होंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट कर दिया एंड उन्होंने उस लाइट में से जब ये एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन को देखा तो उन्होंने फाउंड आउट किया एक एल्गी को. ही फाउंड दैट बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड इन ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम. और उन्होंने ये भी देखा कि जो बैक्टीरिया है उस लाइट के स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा कहाँ पे अक्यूमुलेट हो रही है, ब्लू और रेड लाइट में जो बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं. ही दस डिस्कवर्ड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ अ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस. और इन्होंने ये डिस्कवर किया डिफरेंट वेवलेंथ का इफेक्ट किस पर, फोटोसिंथेसिस पर. कि फोटोसिंथेसिस पे डिफरेंट वेवलेंथ का क्या इफेक्ट होता है. वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ लाइट का वेवलेंथ होता है. बेसिकली जोसेफ प्रिस्टले ने हमें ये बताया रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट. जूलियस वॉन सैक ने हमें ये बताया कि प्लांट ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं जो स्टोर होते हैं स्टार्च की फॉर्म में. एंजलमैन ने हमें ये बताया इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑन अ फोटोसिंथेसिस. कॉर्नेलियस वैन नील 1897 to 1985. On the basis of study with the purple and green sulfur bacteria, इन साइंटिस्ट ने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के साथ स्टडी किया और ये फाइंड आउट किया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस करके शुगर बनाता है. ये हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा है, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड. फिर हमने एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में वाटर मॉलिक्यूल की जगह हमने H2S मॉलिक्यूल लिया. जब हमने H2S मॉलिक्यूल को एज अ हाइड्रोजन डोनर यूज किया तो हमने ये देखा कि इस रिएक्शन में ना ही ऑक्सीजन रिलीज हुई. तो इससे हमें ये पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में O2 निकल रहा है, O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किससे हो रहा है, फ्रॉम द H2O, नॉट फ्रॉम द CO2 जैसा कि हम पहले सोच रहे थे. वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड है जो किसकी तरह फंक्शन करता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी क्लोरोप्लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस की साइट है. किसमें, यूकैरियोटिक फोटोऑटोट्रॉफ्स में. इंस्टेड द लीव्स क्लोरोप्लास्ट इज जनरली प्रेजेंट इन द मेसोफिल. हम नॉर्मली बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट लीव्स में प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, मेसोफिल सेल्स में. यानी मेसोफिल सेल्स क्या है, लीव्स में. लीव्स है, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, द स्ट्रोमा, लैमिला एंड द फ्लूइड स्ट्रोमा. अब हमने इस पॉइंट में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को बताया है. तो अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. दिस इज स्ट्रोमा लैमिला. स्ट्रोमा लैमिला क्या है, विच कनेक्ट द टू ग्रेना इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला. दिस इज द ग्रेना. स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है, ल्यूमन ऑफ द inner part of the chloroplast is known as stroma. Ribosome, starch granules, and this is the lipid droplet. The membrane system is responsible for synthesizing the light energy for the synthesis of ATP and NADPH. जो membrane system है वो responsible है किसके लिए, for synthesizing light energy for the synthesis of ATP and NADPH.
यानी मेम्ब्रेन सिस्टम क्या कर रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसाइज कर रहा है और क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी सिंथेसाइज कर रहा है। किसके लिए ये लाइट एनर्जी किसके लिए सिंथेसाइज हो रही है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है जो क्या करती है, CO2 देती है प्लांट को और प्लांट क्या करता है, CO2 को यूज करके शुगर बनाता है। द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रेना, वो रिएक्शन जिसमें ग्रेना लाइट एनर्जी को यूज करके एटीपी और NADPH बनाती है, तो वो रिएक्शन कहलाती है लाइट रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है, लेटर पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 किसमें रिड्यूस्ड हो रहा है, शुगर में, विदाउट यूजिंग लाइट, सो दिस रिएक्शन नोन एज डार्क रिएक्शन। पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफाइल एंड कैरोटीनॉइड्स। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल ए अकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए का वो कहाँ पे होता है, ब्लू और रेड रीजन में, हैविंग हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, so chlorophyll A is the chief pigment. Other thylakoid membrane like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoids are called necessary pigment. जो मेन है वो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफाइल एंड कैरोटिनोइड्स क्या कहलाते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये तीनों लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज। These reaction involves the 4 step: light absorption, water splitting, oxygen release and formation of higher energy chemical intermediates like ATP and NADPH. The pigments are organized into 2 discrete LHS. LHS means light harvesting complex. Pigments क्या है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटिनोइड्स पिगमेंट्स ही 2 डिफरेंट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक कहलाता है फोटोसिस्टम 1 और दूसरा कहलाता है फोटोसिस्टम 2। अब ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ये बने होते हैं 100 ऑफ पिगमेंट से, यानी 100 ऑफ पिगमेंट इसमें ज़ेंथोफिल के होंगे, कैरोटिनोइड्स के होंगे, क्लोरोफिल बी के होंगे, लेकिन जो क्लोरोफिल ए होगा वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा फोटोसिस्टम 1 में और फोटोसिस्टम 2 में। यानी जो एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, ये दोनों ही क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होंगे, बहुत सारे, सबके, ज़ेंथोफिल के, कैरोटिनोइड्स के, क्लोरोफिल बी के, पर दोनों में ही क्लोरोफिल ए के सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। जैसे हम देखते हैं ये क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कौन होते हैं, जो क्लोरोफिल ए होते हैं वो रिएक्शन सेंटर होते हैं, और उसके ऊपर क्या है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर। The pigments in photosystem 1 and photosystem 2 absorb the light of different wavelength. जो फोटोसिस्टम 1 है और 2 है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मेक द रिएक्शन सेंटर, और जो क्लोरोफिल ए है वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर। PS1 फोटोसिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर हैज द हाईएस्ट पीक एट 700 नैनोमीटर, hence called P700. Photosystem 1 also known as P700 because ये सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्ब, जो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है वेवलेंथ की, वो क्या है, 700 नैनोमीटर। सिमिलरली PS2 नोन एज P680। क्यों, क्योंकि जो इसका रिएक्शन सेंटर है, जो वो हाईएस्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो क्या है, 680 नैनोमीटर। The electron transport system, reaction center of photosystem 2 absorbs light of 680 nanometer in red region and causing electron to become excited. Photosystem 2 जो absorb करता है लाइट को
कौन सी वेवलेंथ की, 680 नैनोमीटर का रेड रीजन में एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड, और उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फोटो सिस्टम 2 है, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है रेड रीजन में 680 नैनोमीटर के, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए. ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है इनको एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने. उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद पास कर दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स. फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1. ठीक है, ये बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 2 पे पड़ी और यहाँ 1 पे पड़ी. ठीक है, पड़ गई. अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए. इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया तो क्या हुआ, एडीपी रिड्यूस होकर के बना दिया उसने एटीपी. ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचे, ये लाइट ने इसको भी एक्साइट किया, और फोटो सिस्टम 1 में जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और क्या कर दिया, रिड्यूस NAD प्लस को NADPH बना दिया. मीनवाइल यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. जब वाटर स्प्लिट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और 2 प्रोटोन. H प्लस क्या होता है, ये प्रोटोन बताता है. ठीक है, और ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. As this form the Z shape, so this is known as the Z scheme of the light reaction. Electrons are passed down the electron transport chain and then to pigment of photosystem 1. Electron in the photosystem 1 also get excited due to the light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule having a greater redox potential. When electron passes in downhill direction, energy is released. This is due to the reduce the ADP to ATP and NADPH to NADPH, NADP plus to NADPH. The whole scheme of transfer of electron is called Z scheme due to its shape. अब next topic है splitting of water. Photolysis of water release electrons that provide electron to photosystem 2 and oxygen is also released during the process. Next topic है difference between the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. तो cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. This Z scheme of light reaction shows non-cyclic photophosphorylation. This shows the cyclic photophosphorylation. साइक्लिक में क्या है, ओनली वन फोटो सिस्टम 1 इज यूज्ड. इट इज परफॉर्म्ड बाय द फोटो सिस्टम 1 इंडिपेंडेंटली. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या है, इट इज परफॉर्म्ड बाय कोलैबोरेशन ऑफ बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. नॉन साइक्लिंग में दोनों ही कोलैबोरेट होकर के परफॉर्म कर रहे हैं. साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है. An external source of electron is not required, while in non-cyclic photophosphorylation, external electron donor is required for the process. Third point, it synthesizes only ATP, while it synthesizes both ATP and NADPH both. It occurs only in stromal or intergranal thylakoids. It occurs in the granal thylakoids. Cyclic photophosphorylation. Light फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ. सो क्लोरोफिल P 700, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. और मीनवाइल क्या हुआ,
एडीपी रिड्यूस हो गया एटीपी में और एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक एनी पार्ट ऑफ माई वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।